साथियों, सभी को नमस्कार। मैं कपिल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगा। जो पिछला हमने विश्लेषण दिया था तो उसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका विश्लेषण जो है थोड़ा रह गया था, और वो क्यों रह गया था उसका हमने आपको कारण भी बताया था कि थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था, जिसके कारण जो है हम वीडियो शूट करने में खुद को असमर्थ महसूस किए। तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन इस बारी हमने प्रयास किया है कि आपका जो है, जैसे हमने पहले मेल कैंडिडेट का एनालिसिस किया था तो उसी प्रकार जो है आपका फीमेल कैंडिडेट का भी जो है एनालिसिस किया जाएगा। और हमने बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतते हुए जो है यह एनालिसिस किया है। जो हमारा पिछला एनालिसिस था मेल कैंडिडेट का, तो उसमें थोड़ा सा जो है कुछ कमियां रह गई थी। हम उन कमियों को मानते हैं और सुधारने का हमने प्रयास किया है। उसमें जो कमी हमको दिखी वो मात्र एक ये कमी थी कि जो हमारा एसटी कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर हमने जो है ओबीसी बीपीएल कैंडिडेट का एनालिसिस कर दिया, तो वो वहाँ पर जो है थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया, जहाँ से थोड़ा सा भ्रम रह गया एसटी मेल कैंडिडेट और ओबीसी मेल कैंडिडेट में। तो उसको भी हमने दुरुस्त किया है और दोबारा से जो हम उसका एनालिसिस करेंगे। और बहुत से सवाल जो है हमसे कमेंट के माध्यम से या सोशल मीडिया के अन्य जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जो है पूछे गए। तो साथियों, जो हमारा ये पहला सेशन रहता है, ये सेशन हमने बनाया है आप लोगों की क्वेरीज के लिए। जो आपके सवाल होते हैं और उन सवाल के जो जवाब है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से कि वीडियो स्किप ना करें, न जाने किसके सवाल का जवाब कहाँ पर आपको मिल जाए। और जिनका सभी डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो बहुत बहुत बधाई, और जिनका अभी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं तो कृपया करके जो है गति को तीव्र कर दें, क्योंकि जो डीवी के लिए है वो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। जी हाँ साथियों, इस महीने के अंत तक आपको डीवी के लिए जरूर बुलाया जा सकता है। सितंबर में तो डेफिनेटली है। इसमें कोर्ट का जो आपका समय दिया था एचपीपीएससी के लिए कि आप अपना जवाब जो है रिप्लाई करें विद इन 2 वीक्स, तो वो 2 वीक्स बीतने को हो जाएंगे। तो संभावना नहीं दिख रही है कि यहाँ पर जो है कोर्ट में मैटर ज़्यादा फंसने वाला है। और अगर कोर्ट में ज़्यादा लंबा चला जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका कैंडिडेट्स जिन्होंने थोड़ा बहुत चैलेंज किया है तो वो ज़्यादा श्योर नहीं दिख रहे हैं, तो संभावना बहुत कम है ये इसका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अगर होगा तो एक आध सेंटर के लिए जो है वेरिफिकेशन हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन अभी संभावना ऐसे कुछ दिख भी नहीं रही है। तो साथियों, इस बार जैसे हमने पिछली बार किया था, वीडियोस को पार्ट में बनाया था और अलग अलग पार्ट में जो है हमने अलग अलग सवालों के जवाब दिए थे और अपना एनालिसिस दिया था। साथियों, जो इस बार भी है वो हमने फिर से पार्टीशन किया है वीडियोस का, ताकि एक पार्ट में फीमेल कैंडिडेट्स का जो फाइनल कट ऑफ है उसका एनालिसिस किया है, और जो अन्य वीडियो है उसमें मेल कैंडिडेट के बहुत से सवालों का जवाब, और वो हम बोर्ड के ऊपर जो है समझा कर देंगे। जो बहुत से सवाल थे हम बिल्कुल पूरा वेरीफाई करेंगे। जैसे आपके 70s जितने भी 70s प्लस है आपके बताए जा रहे कितने कैंडिडेट हैं, और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पर चाहे फीमेल में हो या मेल में हो कि बहुत ज़्यादा मेरिट चली जाएगी, क्योंकि आपके जो रिजर्व कैटेगरी है वो सीट काटेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में सीट काटेंगे। तो इसका भी हमने एनालिसिस किया है कि कितने कैंडिडेट जो है अधिकतम अपनी कैटेगरी से जो है जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हैं, उसका भी हमने एनालिसिस किया है। साथियों, ये जो आप सबके सामने आंकड़े हैं हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हमारे अनुभव के आधार हैं
और जो आज से पहले भर्तियां हुई हैं उसी के आधार पर जो है हमने एनालिसिस किए हैं, क्योंकि हम बोर्ड को चैलेंज नहीं कर सकते कि आप इस प्रकार का रिजल्ट निकालेंगे। ये हमारे अनुमान है, चाहे हम शीट को शेयर कर रहे हैं, मर्जिंग कर रहे हैं शीट का, ठीक है, तो ये सारे भी अनुमान लगाए जा सकते हैं। और जो प्रीवियस जो हमारे रिजल्ट आए हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उनमें जो शीट शेयरिंग का जो है फॉर्मूला होता है उसी को बेस बनाकर जो है हमने ये एनालिसिस किया है। और बिल्कुल हम निश्चिंत है, हम जो अपना एनालिसिस किए हैं उसमें हम कट ऑफ में जो है कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। एक तो भ्रामक जो दुष्प्रचार होता है सोशल मीडिया पे, उससे आपने बचना है। और अपना कॉन्फिडेंस जो है, मैंने पिछली वीडियो में भी जो रिक्वेस्ट किया था, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं खोना है, चाहे मार्क्स आपके डेडलाइन पे क्यों ही ना हो। बिल्कुल लक का कोई पता नहीं चलता कब किसे मौका मिल जाए, तो अपना कॉन्फिडेंस आपने बिल्कुल भी लूज नहीं करना है, चाहे आपके मार्क्स कम है या ज्यादा है। संयम बना के रखिए। जब आप यहां तक की सीढ़ी जो है चढ़कर आए हैं, तो निश्चित तौर पर जो ये अंतिम पड़ाव है इसको भी आप आसानी से पार कर जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो साथियों, आप जो है सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें। कहीं पर कुछ कमी दिखती है तो उसको दुरुस्त करने का प्रयास करना है और बिल्कुल संयम बना के रखना है। भ्रामक स्थिति में जो आपके प्रचार होते हैं उनसे आपने बचना है। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन के। जो आपकी क्वेरीज थी, ठीक है, तो उसका जवाब जो है हमने फाइल करने का प्रयास किया है जितना हमसे संभव हो पाया है। जी हाँ साथियों, तो मैं पहला कमेंट लेने जा रहा हूँ। इसमें जो आपका मैंने पहले ही इसी वीडियो में बता दिया है कि ओबीसी बीपीएल और एसटी बीपीएल में जो हमने एनालिसिस किया था, तो ओबीसी बीपीएल का जो है वहां पर दोबारा एनालिसिस हो गया हमारा और वो हमने एसटी को दे दिया। इसी प्रकार जो है आपका एसटी बीपीएल का भी है, तो वहां पर भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। कमेंट्स में भी आया था हमारा सीट का जो है हमने यहाँ से ज्यादा कह दी थी, आई थिंक 25, बट वहां पर सीटें जो है कम थी। तो हम इस बात को मानते हैं और उसको हम री एनालिसिस करेंगे। और अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, ये वैसे तो जब से भर्ती आपका हुई है और कट ऑफ के विश्लेषण कर रहे हैं, तो उस दौरान से ही क्वेश्चन बना हुआ है। और इस प्रश्न को जो है मुझे लगता है पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हम ही नहीं उठाया था। और ये क्वेश्चन था कि क्या सीट शेयरिंग होगी, क्या सीट शिफ्टिंग होगी, और अगर होगी तो कैसे होगी। तो वैसे तो हमने पहले वीडियोस में भी जो है बताया है कि सीट शेयरिंग जो किस प्रकार होती है, लेकिन अगर आप लोग को लगता है तो इस सवाल को आज हम जरूर लेंगे और एक बार फिर से साबित करेंगे कि सीट शेयरिंग का पैटर्न जो है क्या होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, रिजल्ट एंड ओएमआर। साथियों, ये विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि हम एक बात मानते हैं, हमने जो एनालिसिस किया है, ये एनालिसिस जो है ये हमारे या तो अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स के आधार पर है, जितने उनके मिनिमम मार्क्स आए हैं, और फिर जो है रिजल्ट में उनका नाम है, या फिर हमको जहां से इंफॉर्मेशन मिली और पक्की इंफॉर्मेशन मिली उसी आधार पर जो है हमने ये एनालिसिस किया है। इस रिजल्ट के बारे में हम पहले कह चुके हैं कि थोड़ा विचित्र हमको लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन फिर भी जो है हमारा नंबर जो है रिजल्ट में नहीं है। तो अगर उनका नंबर रिजल्ट में नहीं है तो इसका क्या कारण हो सकता है साथियों, इसकी एक पूरी वीडियो जो है हम बनाने जा रहे हैं। विशेष ध्यान देना, आप एक स्पेशल वीडियो जो है हमारा उन्हीं के लिए है जिनके अच्छे नंबर थे और उनका कहना है कि उनका नंबर जो है रिजल्ट में नहीं है, जबकि उन्होंने अपने जो कार्बन कॉपी है उसको भी देखा, लेकिन फिर भी रिजल्ट
में जो है उनका नाम या रोल नंबर नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे साथी जिनके मार्क्स कम थे लेकिन उनका फिर भी नंबर है। तो इसका हमने पूरा विश्लेषण किया है और एक वीडियो के माध्यम से जो आप सभी ने देखना है और उन साथियों तक पहुंचाना है कि क्या कारण रह सकते हैं या क्या कारण रहे होंगे कि आपका रोल नंबर नहीं आया। अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि यदि डॉक्यूमेंट्स में पेरेंट्स का नाम गलत हो या गलत हो जाए ड्यूरिंग द फुलफिल ऑफ योर एग्जामिनेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया उस दौरान जो है कुछ गड़बड़ हो गया या आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में जैसे मैट्रिकुलेशन में कुछ अलग नाम है और आपका जो कॉलेज का डॉक्यूमेंट है या +2 का जो मार्कशीट है उसमें अलग है, जैसे किसी का राम कुमार और फिर रामचंद, या फिर आपका स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, खासकर जैसे रघुवीर, तो वहां पर वीर और वीर में जो है अंतर आ जाता है, तो स्पेलिंग जो है वहां पर थोड़ा गड़बड़ कर जाती है। तो साथियों बिल्कुल ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इन सभी चीजों का जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप फाइनलिस्ट की लिस्ट में है, आपका नंबर जो है पड़ सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट की बजाय जो है वहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स में क्या हो रहा है, कुछ फॉल्ट पाया गया और उसकी वजह से जो है आप बाहर हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें, ये सवाल था। तो इसका जो एक जवाब है, जवाब ये है कि जब आपका डीवी हो तब वहां पर आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि ये जो दूसरी मार्कशीट में जो थोड़ा परिवर्तन है ये मेरा ही है, और आपको जो है कोर्ट का एफिडेविट भी जो है वहां पर पेश करना पड़ेगा और फिर उसमें ये फाइल करना पड़ेगा कि मुझे जो है परमिशन दिया जाए कि इसमें जो है जो करेक्शन रह गया है मैं इसको दुरुस्त करना चाहूंगा। तो इस आधार पर जो है आयोग आपको जरूर अनुमति दे सकता है कि आप 8 से 10 दिन के भीतर अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है करेक्ट करें और फिर डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करने के बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं और फिर आपका नंबर यदि रिजल्ट में है तो आप उसमें फाइनलिस्ट जरूर होंगे। दूसरा सवाल था, साथियों मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जितने भी कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस जो है आपके, आप उनको लीक क्यों कर रहे हैं? मैं यही चाहूंगा कि अगर आपके सवाल है तो आप इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मत लाइए, आप मुझे पर्सनली जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंशियल ये मामला है, तो उसको आप कॉन्फिडेंशियल ही रखें, क्योंकि संभव है आपका जो साथी, क्योंकि इस समय तो आपके बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो आपके फाइट में हैं, तो अगले को अगर आप अपनी कमी बता देंगे तो फिर वो तो आपका चैलेंज कर जाएगा कि आपकी ये यहाँ पर कमी है। तो जो भी कोई साथी हो जिसका किसी भी चाहे डॉक्यूमेंट्स में हो या कोई अन्य फील्ड में जो है कमी है, तो वो उस कमी को जो है जरूर पूरा करें। ठीक है, आप गाइडलाइन ले सकते हैं, हमसे जितना पॉसिबल होगा हम बताएंगे, और अधिकारियों से भी जो है आप जो है गाइडलाइन ले सकते हैं। तो इसको जो है आप पब्लिकली, जैसे हमारे चैनल पे आपने बताया है, तो हो सकता है आपने यही क्वेश्चन किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जो है डाले होंगे, तो इस चीज से बचना है। ये सवाल बन जाते हैं, सवाल फिर गूंजते हैं, पूरे हिमाचल में गूंजेंगे। जैसे हमने हिंदी मीडियम का क्वेश्चन उठाया कि हिंदी मीडियम को जो कब तक जो है बलि का बकरा बनना पड़ेगा कि आपका जो अंग्रेजी मीडियम के लिए नंबर मिल जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों की ऐसी कौन सी गलती रहती है कि उनको वो क्वेश्चन सॉल्व करे या फिर मीडियम देखे। अब उनको तो आइडिया नहीं है कि किसमें कौन सा आंसर आ रहा है, वो तो अपने जो भाषा दी गई है उसमें पेपर सॉल्व कर रहा है। तो ये सोचने वाला विषय है और गंभीर विषय है, तो इसलिए हमने उठाया था। और दूसरा जो शायद किसी ने सोचा नहीं था, जो सीटें वैकेंट रह रही है, ये मुद्दा भी सबसे पहले हमने उठाया
और आज देखिए पूरे हिमाचल प्रदेश में कितनी तूल इसने पकड़ी हुई है कि आपका जो ये सीटें खाली रह रही है, जिनकी संभावना है, तो ये जो है आपका शिफ्ट होंगी या इनको भी फिलअप किया जाएगा। तो साथियों, ये सभी अभी के जो है आंकड़े हैं, इसमें सत्यता कितनी आती है ये तो अंतिम परिणाम के आधार पर ही हम बता सकते हैं, आप लोग देखेंगे। लेकिन ये अभी जितने मामले हैं केवल और केवल संभावनाओं के ही मामले हैं। तो अगर आपका कुछ भी कॉन्फिडेंशियल है, मेरी दरख्वास्त रहेगी सभी से, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो या फिर आपका मेल कैंडिडेट हो, आपने विशेष ध्यान रखना है, आपकी लाइफ का सवाल है, लाइफ का सवाल है, तो ऐसा रिस्क आप ना लें जो खुद ही आपके लिए भारी पड़ जाए। अगला सवाल है कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट का, कि उनको रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की जो है शिकायत है। साथियों, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, आप लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम वर्णांधता भी कहते हैं, इसको पढ़ा होगा। साइंस का ये टॉपिक है और पढ़ा होगा, और क्वेश्चन भी इससे आते हैं एग्जाम में। तो जो आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है, इट्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज जेनेटिक ब्लाइंडनेस एंड अनदर इज एडॉप्टेड। एक आपका ऐसा है जो अनुवांशिक है, जैसे आपका रेड एंड ग्रीन, जिसको हम सही से जो है इसका एनालिसिस नहीं कर पाते, वो दो कलर में जो विभेद नहीं कर पाता ग्रीन एंड रेड में, उसको अगर लाल दिख रहा है तो हरा भी लाल ही दिखेगा, और अगर हरा अगर उसको लाल हरा दिख रहा है तो हरा भी जो हरा दिखेगा, और अगर लाल लाल तो हरा भी लाल ही दिखेगा, ऐसी शिकायत होती है। और दूसरा जो एडॉप्टेड होते हैं, ये आपका ऐसा है जो आपका किसी इंसिडेंट या शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी के कारण जो है आपके आंखों में रोशनी की कमी आ सकती है, या कलर में विभेद करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक रहता है वो होता है आपका रेड एंड ग्रीन वाला, जो पहले वाला है। तो इसमें अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना आप लोगों ने, वैसे तो पुलिस में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन कई बार हो सकता है आपका जो आईक्यू लेवल हो थोड़ा, सॉरी, जो आपका आई का जो मैनेजमेंट होता है वो सही हो, तो वहां पर जो है आप अगर डिफर कर पाए तो फिर वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप डिफर नहीं कर पाए कलर में तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपने थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद इसमें एक क्वेरी ये थी कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, जरूरी नहीं है कि इस बार रखें। आज तक जितनी भर्तियां हुई उसमें पुलिस के लिए जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है मेडिकल में रखा जाता है, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में हमने देखा है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है मेडिकल में नहीं मांगा जाता। तो हो सकता है इस बार आयोग करा रहा है, तो अगर इसमें ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं रखे तो हो सकता है कि वो इस बार जो है ना ले, बाकी हम 100% श्योर नहीं कहते हैं। अगली क्वायरीज आपका डॉक्यूमेंट्स की ही है। ये हमने बता दिया है कि फादर्स नेम में अगर कुछ गड़बड़ है तो कैसे इसको चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा गूंज रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि जो ये दो आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं तो वो कहां से बनवाएं। दो गैजेटेड ऑफिसर से मांगे हैं, तो दो गैजेटेड ऑफिसर से जो है कौन कौन दे सकता है। तहसीलदार से जो आपने लिया है वो पुलिस में वेरीफाई होगा, एक तो वो श्योरली सबका बनेगा। दूसरा, अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं, जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में कहीं से भी जहां से आप पढ़े हैं, तो वहां से जो है अगर आपके पास पुलिस वाला वेरीफाइड है, जिसने वेरीफाई किया है कि आपका जो कैरेक्टर है बिल्कुल सही है, तो स्कूल भी इजीली इसको जो है वेरीफाई कर देगा, या कोई भी कॉलेज है वेरीफाई कर देगा, और आपके पास दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएंगे। उसके बाद प्राइवेट से क्वेश्चन किया गया कि क्या प्राइवेट कॉलेज से भी जो है हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो वैसे अगर आप प्राइवेट कॉलेज से, जैसे मान लीजिए आपका सरकारी कॉलेज में नंबर नहीं पड़ा, प्राइवेट कॉलेज से जो है आप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं आगे,
तो बिल्कुल वहां के जो प्रिंसिपल को, उसको अगर अथॉरिटी होगी इस विषय में, तो वो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि वहां का चाल चलन केवल वहां का प्रिंसिपल ही दे सकता है जिस जहां पर आप पढ़ रहे हो। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि कोई मनीष शर्मा जी है, क्वेश्चन चैलेंज वेटिंग फॉर एक्शन। साथियों, हमने बहुत बारी कहा और आज परिणाम देखने को वही मिल रहा है। पिछली वीडियो में भी हमने कहा था कि जो आपको नंबर मिलते हैं, जो चैलेंज किए हैं, वो उसका प्रोसेस थोड़ा डिले होता है। तो अभी वो जुड़े हैं, हमने कहा था कि अभी नहीं जुड़े हैं, वो अब जाके जुड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा, इसमें आप अपनी आईडी पे जा सकते हैं और चैलेंज क्वेश्चन को देख सकते हैं कि वो आपको उसका मार्क्स मिला है या नहीं मिला है। जब आपने फॉर्म फिलअप किया तो उस दौरान जो आईडी थी, उस आईडी में जो है वहां पर चैलेंजिंग ऑप्शन था क्वेश्चन के लिए, तो वहां पर आप देख सकते हैं उसका आंसर क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट्स ने देखा और उनके जो आईडी है उस पर यह आंसर आया कि वेटिंग फॉर एक्शन, मतलब उसके ऊपर अभी एक्शन नहीं हुआ है। हम 100% ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हुआ होगा, हो सकता है हुआ होगा, लेकिन वहां पर शो नहीं हुआ है। तो मैंने इसको पहले भी क्लियर किया था और आज भी कह रहा हूं कि इसमें थोड़ा प्रोसेस डिले रहता है या हल्का थोड़ा धीमा रहता है। हाँ, लेकिन ये बात तय है कि आपको, अगर आपने चैलेंज किया है, मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपके रिजल्ट में जरूर ऐड होंगे और रिजल्ट जो है उन नंबर के ऐड होने पर ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये बात 100% श्योर है। दूसरा क्वेश्चन था इसमें कि जो आपका मार्क्स है वो क्या सभी को मिलेंगे या फिर उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने क्वेश्चन को चैलेंज किया है। और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बड़े इससे पूछा है हमसे। तो एक कैंडिडेट का जवाब जो है मैं ओएमआर को सॉल्व करते हुए दूंगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन ही कुछ इस प्रकार से था कि उसने कैसे फिल किया है। तो मैं जो ओएमआर वाला हमारा स्पेशल रहेगा, जिनमें रिजल्ट का जो है नंबर नहीं आया कईयों का, तो क्यों नहीं आया उस वाला जो है हम बताएंगे। तो यहाँ पर ये बात तय है कि जो एक रीजनिंग वाला, जिसमें हिंदी में अलग जवाब है और अंग्रेजी में अलग जवाब है, और दोनों ही जवाब जो है सही आ रहे हैं, हिंदी में अलग आ रहा है और अंग्रेजी में अलग आ रहा है। तो जिन कैंडिडेट ने चैलेंज किया है, एक तो अगर ये नंबर कॉमन रहेगा, क्योंकि इसमें कॉमन की संभावना ज्यादा है। कॉमन की संभावना ज्यादा इसलिए है क्योंकि दोनों में लैंग्वेज का डिफरेंस है और अलग अलग जवाब आ रहे हैं। तो अगर दोनों के अलग अलग जवाब आएंगे तो ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ कि एक से कुछ और दूसरे से कुछ और। तो इसलिए इसको जो है एक क्लरिकल मिस्टेक माना जाता है और ये नंबर जो है सभी को दिया जाता है। और अगर ये नंबर सभी को दिया जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बोर्ड एज्यूम करता है कि ये नंबर केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनका हिंदी मीडियम में सही है और जिनका अंग्रेजी मीडियम में सही है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो केवल इस दशा में उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने चैलेंज किया होगा और जिनका आंसर सही होगा। दूसरा कि एक रीजनिंग वाला और था जिसमें वो आपका एक तो फिश वाला था, तो फिश वाला में तो भैया कोई चैलेंज बनेगा नहीं, बना नहीं उसमें चेंज, जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। और दूसरा था आपका डायग्राम वाला, जिसमें आंसर सभी का लगभग ए आ रहा है। तो जिनका आंसर ए है उनको 99% जो है नंबर मिलने की संभावना ज्यादा है। बहुत कम चांस है कि आपको वो जो है कॉमन नंबर मिले सभी को। तो ये विषय ध्यान रखना। फिर वहां पर सवाल ये है कि जिनको नंबर वो मिल गया है, क्योंकि कईयों को तो नंबर मिल गया होगा, बोर्ड ने दिया है, लेकिन कईयों का नंबर नहीं मिला है जिन्होंने चैलेंज किया था। तो यहां पर जो है जिनको नंबर मिला था और आंसर की रिवाइज हुई, तो आंसर के रिवाइज होने पर विशेष ध्यान रखना है, केवल उन्हीं को मिलता है जिनका सही होगा। जिनका आंसर की रिवाइज होने पर गलत आया तो क्वेश्चन गलत होगा। तो इस बात का भी ध्यान देना है। एक साथी ने कहा है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका 61.25 पर भी जो है नंबर आया है,
वैसे हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। और उनका कहना है कि हमने जो अपना यहाँ पर कट ऑफ दिया है दिल्ली के लिए, जो कॉल है वो 63 के आसपास लिया है आई थिंक। तो ये हमारे पास पहले वेरीफाई नहीं था, हमने प्रयास किया था, कैंडिडेट नहीं मिला था, उसी आधार पर जो है जहां तक हमको लोएस्ट कैंडिडेट मिला हमने वहां पर दिया था। तो ये जो है बाद में बोर्ड से आप प्रश्न जरूर कर सकते हैं कि आपके नंबर होने पर भी जो है आपका नंबर क्यों नहीं आया। वैसे हमने बोला है कि इसको हम जरूर अभी क्लियर भी करेंगे, क्या संभावना हो सकती है कि आपका नंबर नहीं आया। सीट शेयरिंग में फिर से सवाल आया है कि क्या बीपीएल जो है अपनी ही कैटेगरी के अनरिजर्व्ड में जाएगा या फिर वो ओपन कैटेगरी में जाएगा। वैसे साथियों हमने पहले आपको जवाब दिया था वीडियो में कि बीपीएल जो है वैसे एक रिजर्वेशन के ऊपर डबल रिजर्वेशन है। एक तो पहले आप ओबीसी या एससी या एसटी में रिजर्वेशन ले रहे हैं, उसके बाद आपको फिर से सब कैटेगरी मिल गई है, मतलब आप बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है और फिर आपने फिर से डबल बेनिफिट लिया है। तो यहाँ पर अलग अलग रिजल्ट में जो इसका अलग अलग जो है पैमाना रखते हैं। पुलिस वालों का जो पिछली बार भर्ती हुई वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती हुई और उसमें ये देखा गया कि एक बीपीएल के कैंडिडेट ने जो ओबीसी का क्राइटेरिया पूरा कर रहा था तो उसको जो है ओबीसी में रखा गया अगर उसके नंबर अच्छे थे, और ओबीसी को शिफ्ट कर दिया ओपन में। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो अब इस बार आयोग करता है तो उसका जो आज तक का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग रहा है, मतलब डिपार्टमेंट से अलग रहा है। जैसे डिपार्टमेंट कराता था उसका प्रोसेस ये रहता है कि ये जो बीपीएल वाला है ये जनरल की सीट में शिफ्ट होगा अगर उसके अच्छे मार्क्स है तो। एक साथी का सवाल है हमारा कि उसने जब फॉर्म फिलअप किया तो उसने सेंट्रल सर्टिफिकेट यूज किया था ईडब्ल्यूएस का, और अब उसके पास जो है स्टेट का सर्टिफिकेट है, तो क्या वो बाहर हो जाएगा। देखिए साथियों, जिस सर्टिफिकेट के लिए आपको जो है सेंटर ने भी वैलिड कर दिया है तो वो तो पूरे भारत में मान्य होगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो है आपका चैलेंज होगा। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो वो आप बिल्कुल वो वैलिड होगा, और अगर इसके साथ आपके पास स्टेट का भी है तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपके पास तो दोनों है। हाँ, अगर आपने जब फॉर्म भरा तब आप सेंटर में ईडब्ल्यूएस में वैलिड थे, और जब आप इसके बाद जो है वहां से कट गए और फिर स्टेट में आ गए तो ये जो है थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस रह सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप वैलिड है तो वहां पर जो है पहले आपका सेंटर वाला ही चलेगा, क्योंकि आपने इस दौरान जो भरा है वो ही चलेगा, ठीक है। अभी स्टेट वाला शायद चलने की संभावना कम है, और अगर उस स्टेट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो आप उसको वहां पर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन साथियों जो आप लोगों के सवाल थे। इसमें हमने बहुत से सवाल लिए और उन सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया, और इसमें जो 2-3 पॉइंट रह गए हैं वो ये है कि साथियों बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और पसंद भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे साथी ही है जो हमें एक ऊर्जा और मनोबल प्रदान करते हैं कि हम इस फील्ड में आगे बढ़े। जो साथी थोड़ा विपरीत चलते हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं कभी भी बुरा नहीं मानता अगर कोई हमारे अगेंस्ट बोलता है, अगर कोई हमारे अगेंस्ट बोल रहा है वो हमारी कमियों को उजागर कर रहा है, और वही वो कैंडिडेट होते हैं जो हमें दुरुस्त करने में हमारी मदद करते हैं कि कहाँ पर हमें सतर्क होना चाहिए, कहाँ पर हम गड़बड़ है। तो उन साथियों का भी धन्यवाद जो हमें सपोर्ट करते हैं और ये समझते हैं कि गलतियां हो सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ज्यादा जो है समय निकालना पड़ता है एनालिसिस करने के लिए, एक एक पॉइंट को नोट करना पड़ता है, तो उसमें हो सकता है कुछ कमी रह जाए। तो हमने कहा कि उस मेहनत को कोई नहीं देखता लेकिन कमेंट जल्दी से कर देते हैं, तो हम मानते हैं रह जाती है कमियां, उसको हम दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं दोनों का ही धन्यवाद करता हूं
जो हमें कमेंट करते हैं, वो चाहे अच्छा कमेंट करें या नेगेटिव कमेंट करें। तो साथियों, कुछ ऐसे साथी हैं जो हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़े हैं, उसके बाद पर्सनली सवाल करते हैं और हम उनका जवाब देते हैं, चाहे वो कॉल पे हो या फिर मैसेज पे हो, हम जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। और कुछ साथियों का कहना है कि अगर उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया तो वो हमसे मिलने यहाँ पर आएंगे। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे बहुत से साथी हैं, लगभग 20 साथी ऐसा हो गया है अभी तक, जिन्होंने कहा है कि अगर हमारा फाइनल हो जाता है तो वो हमसे मिलने जरूर आएंगे। साथियों, वैसे तो मैं थोड़ा खुद को भाग्यशाली भी कहता हूँ और एक जगह जो है अनलकी भी कहता हूँ कि मुझे आप सभी जैसे ऐसे साथियों का जो है अभी प्यार मिल रहा है, तो पढ़ाने का मौका नहीं मिला, ये मुझे हमेशा गिला रहेगा। लेकिन उसके बाद भी जो है आप सभी का इतना प्यार देकर जो है हमें यही लगता है कि शायद हमने देरी की आप सभी लोगों से मिलने की। लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो तहे दिल से हम उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर, कि आप यहाँ पर आएंगे और हम जरूर वेलकम करने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी जिसको भी लगेगा हम बिल्कुल स्वागत करेंगे और मिलकर जो है हमने एक सोचा है कि इवेंट करेंगे। अगर पूरे YouTube फैमिली से जो भी कैंडिडेट आते हैं जो समर्थन में होंगे, हम उनका यहाँ पर जरूर वेलकम करेंगे। और जो हमारा एक अवार्ड सेरेमनी भी होना है, जो एकेडमी से स्टूडेंट निकलते हैं तो उनको हम अवार्ड करते हैं, तो उसमें जो है हम आप सभी को भी शामिल करेंगे। तो ये हमारा सौभाग्य ही होगा अगर आप सभी जो हैं यहाँ पर आते हैं नाहन में, तो आप सभी का स्वागत है। दूसरा, कुछ साथी जो हैं YouTube लाइव के लिए भी कहते हैं कि सर जो है एक लाइव सेशन पे आइए और वहां पर जो है सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि वीडियोस का जो है वेट करना होता है और हो सकता है अपने को डीवी हो जाए या कुछ और हो जाए। तो साथियों, अगर आप सभी चाहते हैं कि हम लाइव आए और लाइव आप सबके सवाल लें, उनके जवाब दें, तो इस विषय में जरूर सोचा जाएगा। लेकिन उसके लिए भी जो हम मिनिमम क्राइटेरिया रखना चाहेंगे कि कम से कम 500 कैंडिडेट तो होने चाहिए जो लाइव देख रहे हो और उनका हम सवाल का जो है जवाब दें। तो अगर आप आते हैं तो हमें भी उत्सुकता होगी और जवाब भी हम देंगे, और फिर साथ का साथ जवाब देने में जो है अधिक हमें भी खुशी महसूस होगी, क्योंकि हमें भी फिर वीडियोस बनाने पड़ते हैं, फिर अपलोड करना होता है और ऑनलाइन में तो फिर एक साथ ही हो जाएगा सारा। तो साथियों, ये था हमारा विश्लेषण क्वेरीज का और आपके सवालों का। अब जो है हम एनालिसिस करेंगे गर्ल्स की कट ऑफ का, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। काफी गर्ल्स के जो आपके गार्डियंस है वो हमसे ऑफिस में भी आए मिलने, लेकिन फिर भी हमने नहीं बताया और उसका एनालिसिस थोड़ा करने को रहा हुआ था हमारा, और फोन कॉल के माध्यम से भी जो पूछा गया। लेकिन मैंने कहा मैं एग्जैक्ट दूंगा और वीडियो में जो है जब हमारा पूरा एनालिसिस हो जाएगा तो वीडियो में मैं इसको जारी करूंगा, तो उनका एनालिसिस होगा। और दूसरा हमारा जो अगला पार्ट रहेगा वो एनालिसिस होगा उन साथियों के लिए जिनके नंबर अच्छे थे लेकिन वो उनका रोल नंबर जो है रिजल्ट में नहीं है, तो क्या कारण हो सकते हैं, और उसी में बताएंगे हम। जो हमसे सवाल पूछा है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट जो है 70+ के रेंज में है और वो आपका सीटें काट जाएंगे जनरल की, उसका भी मैं जो है उस वीडियो में जवाब दूंगा। तो आप लोग हमसे अभी तक जुड़े रहें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।